हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज के इस वाले पार्ट में हम जेईई मेंस के सवाल डिस्कस करेंगे और हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे सोल्यूशन के वो ये टॉपिक्स हैं जिसका हमने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बोर्ड्स का और नीट का बना दिया है। होप कि आप सभी ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दिया है, तो जरूर देखें। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। और ये रहा आपका पहला सवाल। जल्दी से सवाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत ही सिंपल सवाल है और देखिए कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अब बोर्ड पे देखते हैं। एक बार लिखा हुआ है कि एक मिक्सचर ए एंड बी का है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो हम सबको याद है कि नेगेटिव डेविएशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो नेगेटिव डेविएशन की प्रॉपर्टीज दो तीन जो बेसिक होती हैं फटाफट याद करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी के बीच होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होते हैं इस केस में। ए और बी की कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक तो ये कैरेक्टर हमें ये अच्छे से याद है, दूसरा कैरेक्टर हमें ये भी याद है कि जो प्रेशर ऑब्टेन्ड होता है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए और बी का, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से इनके मल्टीपल से ज्यादा होगा। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पे ए आएगा, सॉरी। ठीक, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लिखें तो भाई डेल्टा वी मिक्सिंग, जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं तो वी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0। ठीक, नेक्स्ट एच मिक्सिंग में क्या आएगा, जल्दी से बताओ। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, लेस देन 0। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं। सो ए ऑप्शन देखा जाए तो नहीं मैच कर रहा है, ग्रेटर देन 0 लिखा है वॉल्यूम, जबकि होता है लेस देन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, ए इज रॉन्ग। बी डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, तो बिल्कुल ठीक है, बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं सी ऑप्शन, ए एंड बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी। ठीक, तो ये वाली लाइन ऑपोजिट बोल रहा है कि इसके वीक बता रहा है, और जबकि डी में इसको स्ट्रॉन्ग बता रहा है। ए एंड बी इंटरेक्शंस इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। कहने का मतलब है सी रॉन्ग है और डी राइट है। मतलब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें बी और डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे। बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, जनरल सा फैक्ट था। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लिया सभी बच्चों ने क्वेश्चन? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये तो बहुत ही कुछ ही सेकंड्स का सवाल था जिसमें ए ऑप्शन दे रखा है वाटर और नाइट्रिक एसिड। तो देखो वाटर और नाइट्रिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग का होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक सी ऑप्शन दिया है वाटर और HCl का, ये भी एच बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन। उसके बाद एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये भी एच बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन। तो जहां पे भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होता है जनरली वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में काउंट होता है और वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो बचता है आपका बेंजीन और मीथेनॉल का, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ये शो करेगा, ये वीक इंटरेक्शन होते हैं, इनके क्रॉस बॉन्डिंग कमजोर होती है। तो ये आपका रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, सो इट इज बी। बी पे ताला लगा दिया जाए। ठीक बच्चों, कर लिया सवाल? ठीक, तो अब ये रहा आपका अगला सवाल, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर को लॉक कीजिए। ठीक, तो सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए बोर्ड पे देखते हैं और समझते हैं। देखिए सवाल कहता है कुछ कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन। तो हमारे सामने ये दो कंपाउंड्स दिए हैं जो कि एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। दोनों ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, 2 कार्बन है दोनों में। ठीक है, आपके 6 हाइड्रोजन है दोनों में और आपका 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जबकि ये वाला आपका अल्कोहल है और ये आपका क्या है, ईथर। चलिए तो अब ये समझते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनमें मतलब ऑप्शंस में जो सेम
को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो पहला ऑप्शन है बच्चों उसमें लिखा हुआ बॉइलिंग पॉइंट्स, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनके अलग अलग होने चाहिए क्योंकि बॉन्डिंग का नेचर अलग अलग है, ठीक है। इसमें H बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू ईथर वाले केस में जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं दोनों के अलग होंगे क्योंकि बॉन्डिंग अलग है। क्लियर बच्चों? तो ये वाला पॉइंट तो नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन में, मतलब ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखें तो वेपर प्रेशर, तो बिल्कुल ठीक, सेम टेम्परेचर पे अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग जब अलग अलग है, बॉन्डिंग का नेचर अलग अलग है, तो कह सकते हैं कि दोनों का वेपराइजेशन अलग अलग होगा, वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर यानी बी पॉइंट भी अलग होगा। साथ ही साथ आप सी पॉइंट की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे सी वाला पॉइंट जो है हीट ऑफ वेपराइजेशन, heat required for the vaporization is also different because of different bonding in case of these two parts। बेशक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग अगर अलग है तो पहले तीनों पार्ट्स बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और हीट ऑफ वेपराइजेशन ये अलग अलग होंगी, दोनों को अलग अलग हीट चाहिए होगी वेपर फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट केस है इसका बच्चों, इसका जो नेक्स्ट केस है वो कहता है कि डेंसिटीज, गैसियस डेंसिटीज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब उनके बारे में बात करते हैं, गैसियस डेंसिटीज। तो भाई यहाँ पे अब ध्यान दो, अब तो पता ही ये ऑप्शन होगा लेकिन इसको समझना भी तो पड़ेगा ना। गैसियस डेंसिटीज, शायद आपको पता हो किसी भी गैस की डेंसिटी कुछ pm/RT से दी जाती है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने ये वाला पॉइंट सीखा होगा, ठीक है। सो आप देखिए D = pm/RT at the same pressure and temperature and R is the universal gas constant। so D जो है that is directly proportional to molar mass। किस पे डिपेंडेंट है? मोलर मास। सो गैसियस डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, और दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो दोनों का जो मोलर मास है वो सेम होगा। तो सेम मोलर मास होगा मतलब डेंसिटी भी सेम होगी। तो इस वाले पे ताला लगा दिया जाए और इस चीज को बहुत अच्छे से लॉक कर लें, गैसियस डेंसिटीज आर डिफरेंट। तो अगर आपने ये सीख लिया तो अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बस यहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन साथ होनी चाहिए, अदरवाइज सवाल में कुछ भी दम नहीं है। तो लिखा हुआ है बेंजीन, बेंजीन, ठीक, इसको मैं बी कंपोनेंट कंसीडर कर लेता हूँ और एक है टॉलिन, तो ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, और ये मेरा ए कंपोनेंट, लेट्स से, ठीक। सो यहाँ पे टॉलिन को टी से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो एट 20 डिग्री सेल्सियस इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर वो दे रखा है 75 टॉर, और इसका दिया है वो है आपका 22 टॉर। आगे लिखा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। आपको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है, कब? जब आपको बेंजीन का वेट प्रोवाइड कर रखा है, यानी इसका वेट प्रोवाइड कर रखा है 78 ग्राम और इसका वेट प्रोवाइड किया हुआ है बच्चों 46 ग्राम। तो बहुत ही सीधा, सिंपल सीधा फॉर्मूला लगाना है। देखो अगर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते तो कैसे निकलेगा? तो यही तरीका यूज करना होता है, ये रहा। अब आपके पास P0 भी ऑलरेडी है 75 और आपको काई भी कैलकुलेट करना है। तो भाई काई भी कैलकुलेट करने के लिए पहले इसके मोल्स चाहिए, तो इसके मोल्स देखो कितने होंगे 78 बाय इसका जो मोलर मास होता है बच्चों, मोलर मास C6H6 का वो 78 ही होता है। तो 78 यानी कि 1 मोल है, और जबकि इसके लिए अगर देखा जाए तो 46 डिवाइड बाय, जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो टोटल जो आएगा आपका दैट इज 92। कितना आएगा? 92 मोलर मासेस, ठीक है। सो सीधे ही आप देख पाएंगे ये 0.5 होगा, जिससे कि अगर देखेंगे तो टोटल मोल्स की संख्या क्या रहेगी? टोटल मोल्स की संख्या रहेगी 1.5। आइए स्टार्ट करते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। सो PV = PV0 कितना है? 75 है, ये लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। काई भी कितना आएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन 1 बाय कितना रहेगा? 1.5। सो सीधे ही आप सॉल्व कर देंगे, ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक। सो ये आपका 5। तो ये कोई क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा,
ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लेकिन आजकल थोड़े अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए नोट करने इसे और देखिए आपका आंसर है डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा आपके सामने। पढ़ लिया बच्चों सवाल? बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, पढ़ लिया होगा आप सबने। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है इक्विमोलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट। अब भाई ऐसा है कि मान लीजिए कि मेरे पास सॉल्वेंट तो सेम है, जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, इस कंटेनर में भी वाटर है मेरे पास और इसमें भी वाटर अवेलेबल है। ये लीजिए सेम सॉल्वेंट है दोनों में। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें NaCl का सोल्यूशन बनाया और इसमें मैंने ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया, लेट्स से, ठीक है, लेकिन दोनों में ही जो सोल्यूट का अमाउंट है वो इक्विमोलर, मतलब जितने मोल्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं उतने ही मोल्स मैंने ग्लूकोज के इसमें ऐड किए हुए हैं, तो ये हुआ इक्विमोलर सोल्यूशन। तो अब सवाल आ जाता है कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे यहाँ पे बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया गया, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया गया। तो सीधे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली वेपर प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, है ना, दोनों ही वेपर प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। और ऐसे में सोल्यूट का नेचर भी डिसाइड करता है कि वेपर प्रेशर कैसा होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे NaCl का जो एग्जांपल लिया है, तो ये डिसोसिएट होगा, ये ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट करेगा, ये सिस्टम में जाके टूटेगा। जबकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो ऐसे केस में हुआ ये कि दोनों सिस्टम के वेपर प्रेशर अलग अलग होंगे, क्योंकि इसमें पार्टिकल की संख्या अलग हो जाएगी। बेशक आपने 1 मोल अगर डाला है सपोज, तो 1 मोल 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 मोल का ही सिस्टम रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इक्विमोलर सोल्यूट ऐड करने पर भी कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर बदल जाएगा, और इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों, इस बात को लॉक कर लें, अच्छे से इस बात को समझ लें। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे चलें। चलिए, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अपने पढ़ लिया, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए हम लोग अब बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है कि एक मिक्सचर है इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल और लिखा हुआ है प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये लीजिए, एक तरफ इथाइल अल्कोहल और एक तरफ प्रोपाइल अल्कोहल, दोनों को मिक्स कर दिया जब, तो मिक्स करने पर उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, लिखा हैज अ वेपर प्रेशर 290, तो 290 मिलीमीटर इन्होंने दिया हुआ है एट 300 कैलोरी। ठीक है भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है, इसका जो प्योर स्टेट में, इसको PP करके लिख देते हैं, वो दिया हुआ है 200 मिलीमीटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज 200 मिलीमीटर। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, भाई इथाइल अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन है वो लिखा हुआ है कितना, 0.6। तो पूछा हुआ है कि इट्स वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन में हमें मतलब कहीं ना कहीं इसका वेपर प्रेशर निकालना है, पार्शियल नहीं बोला है, तो इसका मतलब हमें इसका प्योर वेपर प्रेशर निकालना है, प्योर। तो समझ लेते हैं कि क्या होगा। टोटल में प्रोवाइड कर रखा है मोल फ्रैक्शन, अगर इसका 0.6 है तो डेफिनेटली आपका इसका पता लग गया होगा कितना होगा, 0.4 होगा, क्योंकि दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो सीधे ही यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, भाई टोटल जो प्रोवाइड कर रखा है उसकी मदद लो और काम खत्म करते हैं। तो चलिए, सो टोटल अगर हमें निकालना होता तो कुछ किस तरीके से हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसे ही लिखेंगे। अब टोटल हमें दे रखा है 290। ओके, यहाँ पे इस राउल्स लॉ को यूज करते हुए इसको क्या लिख सकते हैं, P0E काई E प्लस P0P और काई P। ठीक बच्चे, हो गया। सो 290 अब वैल्यूज डाल दीजिए और आपके पास आपका आंसर। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। काई E कितना है आपका, 0.6 है, प्लस ये वाली दोनों वैल्यूज डालें और सीधे ही कैलकुलेट कर दें। ये लीजिए,
इस हिसाब से अगर आप पूरा इसे सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं की पॉइंट जो था वो ये है, सिंपल जैसे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन होता है, ये कुछ उस तरीके से था। ठीक, तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए डिस्कस करना भी जरूरी है। और आप देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या है, बी, इट्स बी। ठीक है, 350 मिलीमीटर इज बी। ठीक, अच्छे से समझ आया सवाल? ठीक है, तो अगर समझ आया तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को खराब किए। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए बच्चों क्वेश्चन को, बहुत अच्छे तरीके से। सवाल बड़ा ही सीधा और प्यारा सा है, 2008 का है। चलो, आपने वीडियो पॉज करके सबने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं और देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना हो और कौन सा आंसर इसका ठीक था। भाई लिखा हुआ है कि एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए, भाई ए लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर दिया है, प्योर वेपर प्रेशर की बात चल रही है। सो पी नॉट ए, तो पी नॉट ए दे रखा है इन्होंने 520 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जबकि जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर दे रखा है 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, ये लिख दिया। अब लिखा हुआ है कि जो आपका सोल्यूशन है, इफ द मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट, मतलब इन दोनों का जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन वो बॉयल हो रहा है भाई, बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है और लिखा हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज, अमाउंट ऑफ ए मतलब हमसे ए का अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ ए बताना है इन मिक्सचर। ठीक है, और वो भी सारे ऑप्शन परसेंट में दिए हैं, तो हमें परसेंटेज की टर्म में इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है कि ए कितना पड़ा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखें तो कहाँ पे हिंट मिलती है कि हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से। अब एक प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर्स दे रखे हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, और वो भी इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ पे यूनिट को सेम करने के लिए इन्होंने मदद भी दे रखी है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इतने मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और एक और फैक्ट आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई, जब उसका वेपर प्रेशर, ध्यान देना, जब उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, मान लो अभी सोल्यूशन की बात चल रही तो सोल्यूशन बोल देते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन वो किसके बराबर हो चुका होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक के। क्या आपको ये वाला फैक्ट पता है? बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक वो टेम्परेचर होता है बच्चों, ये वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे उस सिस्टम का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए। कहने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतने को अचीव कर चुका है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आप सीधे ही इसको क्या लें कि जो आपका सोल्यूशन है उसका ये क्या हुआ, टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि यही वेपर प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक वाला उसने अचीव किया है, तभी बॉयल होना चालू हुआ है। ठीक, तो ये वाली बात लॉक करें, उस सोल्यूशन का टोटल जो वेपर प्रेशर है वो 760 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल डायरेक्टली नहीं दिया था, इन्होंने ये लाइन जो बोली है वो इसीलिए बोली है ताकि आप लोग यहाँ से इस 1 एटमॉस्फेरिक मतलब आप 760 को टोटल वेपर प्रेशर कंसीडर करें, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे आपके सोल्यूशन ने इस प्रेशर को अचीव किया है। ठीक है, तो ये होगी बात। अब देखते हैं, अब हमारे पास कहानी बिल्कुल क्लियर है, तो अब यहाँ पे आप कौन सा लॉ लगा दें, बिल्कुल ठीक, आप यहाँ पे रॉल्स लॉ लगो, हाँ रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग काम करें। टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पी वी। अब फटाफट सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है और इसमें कुछ भी खास नहीं, तो फटाफट सॉल्व करें इसे।
ये देखिए काई बी की जगह मैंने काई ए लिखा, क्योंकि भाई आपको अमाउंट किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो आप क्या करें, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लें, ठीक है, और उस मोल फ्रैक्शन को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि कितना परसेंट है। भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि टोटल में से कितना है ना, कितना वो सिस्टम में अवेलेबल है, तो इंटू में 100 करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि परसेंटेज कितनी आएगी। तो बेसिकली आप जब इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक। 1000 इधर आएगा तो आपका ये यहाँ से माइनस 240, और इसमें से जब ये हटेगा तो आपका ये आएगा 480 माइनस का काई। चेक कर लें एक बार, ठीक है। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इसे, आपके पास आपका आंसर आएगा काई ए का 240 डिवाइड बाई 480, तो ये डबल पे जाएगा 1/2। तो उस फैक्ट को यूज़ करें और सीधे ही आप इसे सॉल्व कर लें और अपना आंसर देख लें कि कितना आएगा, ठीक। तो इस हिसाब से ये आपका 50%। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा, डी ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक बच्चों। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए किस तरीके से सॉल्व हुआ है। बड़ा ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा या बहुत अलग है, ठीक। तो चलिए सॉल्व अगर हो गया हो तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है, थोड़ा लंबा जरूर है सवाल, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखिए और बहुत ही सेकंड्स में अपना आंसर तुरंत निकालिए। देखिए निकालिए आंसर, यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने कोशिश की होगी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सवाल तो बहुत सीधा है। एक बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन है जो कि बनाया गया है, कैसे बनाया गया, एन हेप्टेन को इथेनॉल में मिला करके। आप समझते हैं इथेनॉल का नेचर अलग है, एन हेप्टेन का नेचर अलग है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एन हेप्टेन में आपके सिंपल नॉन पोलर पार्ट है, लंडन और डिस्पर्सन फोर्सेस हैं। तो बेसिकली दोनों की बॉन्डिंग का नेचर अलग अलग है, तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो कुछ खास अच्छा नहीं होगा, कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा। साथ ही साथ कौन सा डेविएशन, कौन सा, यस ऑफ कोर्स पॉजिटिव डेविएशन। तो ओरली ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा और वो भी पॉजिटिव डेविएशन। सो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक। तो ऐसे सवाल में टाइम नहीं लगाते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों ध्यान से सवाल को पढ़िए, बहुत ही सिंपल सवाल है, हाँ थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहुत ही तरीके से आप इसे इजीली कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई कीजिए और देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक आता है। चलिए आप सबने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, बोर्ड पे देखते हैं और समझते हैं। सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन 2009 में आया हुआ है भाई। 2 लिक्विड्स x एंड y, तो x और y हमारे 2 लिक्विड हैं, दोनों ही आपस में मिलकर आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। चलिए अच्छी बात है, आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे जो इसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कब, जब x के 1 मोल हो, ध्यान से इस बात को देखें, और y के कितने मोल भाई, x के 1 मोल और y के आपके 3 मोल जब हों, तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है 550 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक। एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ y इज फर्दर एडेड, अगर उसी टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ y फिर से डाल दिया जाए, तो x तो भाई उतना ही है, y का 1 मोल और बढ़ जाएगा फिर। तो ऐसे केस में कहता है कि जो वेपर प्रेशर है वो 10 यूनिट से बढ़ गया, तो अब जो टोटल प्रेशर हो जाता है वो 3 कह रहा हूँ 550 की जगह 10 यूनिट बढ़ जाएगा, मतलब 560 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ x एंड y इन प्योर स्टेट्स विल बी, तो हमसे ये पूछ रहे हैं भाई कि प्योर स्टेट में x का और प्योर स्टेट में y का वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक। तो सवाल बहुत सीधा है, सिंपल है, सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले तो ये 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करने के लिए कहे गए हैं, तो उसके लिए हम सबको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। साथ ही साथ देखो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ये केस 1 है आपका,
और वो वाला हम केस 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सेपरेट सॉल्व करते हैं और फिर दोनों को मिला करके आंसर निकालते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। भाई टोटल प्रेशर क्या होता है, पी एक्स इंटू काई एक्स और पी नॉट वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका काई। ठीक है, इस तरीके से मैंने रॉल्स लॉ लगाया। टोटल हमें दे रखा है 550, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो मतलब ये पी एक्स वाला। ठीक है, यहाँ मोल फ्रैक्शन, भाई टोटल मोल्स कितने, टोटल मोल्स कितने 4 हैं, 4 में से x के कितने 1, ये लीजिए हो गया। यहाँ पे पी वाई हमें अननोन है, यहाँ से अब देखो ये कितना आएगा, 4 में से टोटल में से 3 पार्ट्स इसके हैं, तो ये हो गया 3/4। क्लियर बच्चों? ठीक, तो इसे सॉल्व कर देता हूँ। 550 और ये 4 इधर आ जाएगा, ये पी नॉट एक्स प्लस ये आपका 3 पी नॉट वाई, 4 एलसीएम से इधर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया पूरा। इक्वेशन बना देते हैं, इसका ये आएगा 550 इंटू 4 यानी कि 22, ठीक 2220, और उसके बाद ये लीजिए, ये आपकी इक्वेशन, उसको नहीं बॉक्स दो, इसको बॉक्स दो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही आप यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। देखो देखिए, हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक आपकी ये रही और एक ये। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को, जैसे पी एक्स नॉट है, यहाँ पे पी एक्स नॉट है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 2 से इसको घटा दो, तो देखो क्या रहेगा, 2800 माइनस 2200। भाई 2 से इसको घटाने के लिए क्या है, ठीक है, तो ये आपका माइनस होगा और इस साइड से इधर भी से माइनस करते हैं, तो सीधे ही आपके पास कितना बचेगा, देख के बताओ। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 4py में से ये हटेगा, 4py में से 3py जाएगा, तो ये होगा आपका py0, है ना, तो सीधे ही आ जाएगा 600। चेक करें, अब किसी भी एक इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू डालेंगे जब, तो चेक करके देखिए क्या आंसर आया। किसी भी इक्वेशन में, सपोज इसमें आपने इसकी वैल्यू डाली इस वाले में, तो ये आपका हो जाएगा py 600 इंटू 3 18 में से आपका 2200 में से 1800 जाएगा, यानी ये बचेगा आपका 2200 माइनस 18, ये होगा आपका 400। ठीक, तो चेक करें, x वाले का है आपका 400, x वाले का है 400 और y वाले का है 600, तो अपना आंसर चूज करें, कौन सा आएगा, ए बी, इट इज बी। ठीक, लॉक करें जल्दी से क्वेश्चन को और ध्यान से समझें और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, होप कि आपने वाला सवाल समझ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी की वजह एम और एन कंपोनेंट्स लिए, इनके प्योर वेपर प्रेशर्स दे रखे हैं और बाकी सभी पैरामीटर्स आपको पता है, यानी कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए, सबने कोशिश कर ली होगी, ट्राई कर लिया। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इनको देखा जाए तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल या ग्रेटर और लेस कंपेयर करना है हमें किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक m है और एक n कंपोनेंट है। लिखा हुआ है कि प्योर जो वेपर प्रेशर है m का,
वो दे रखा है 450 और जो प्योर वेपर प्रेशर n का है वो दे रखा है 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर प्रोवाइडेड है। आगे लिखा हुआ है कि इनमें से सेम टेम्परेचर पे कौन सा रिलेशन सही है। तो अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपने देखे उनमें वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और उनमें लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब उन्हीं के बीच कंपेयर कर रखा है। तो वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ये देखने हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान लगाएं कि आप लोग जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ इसका m कंपोनेंट का वेपर फेज में, तो कैसे हम निकालते थे, डाल्टन्स लॉ यूज करके। तो डाल्टन्स लॉ यूज करता हूँ तो वेपर यहाँ पे क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ m कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ m कंपोनेंट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है बच्चों, YMPT, और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है, इट इज काई m इंटू पी नॉट m, ऐसे ही कुछ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अगर n कंपोनेंट के लिए भी लिखा जाए वेपर फेज के लिए और फिर लिक्विड फेज के लिए रॉल्स लॉ लगाना है, तो फिर उसके लिए आपका कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, जैसे इनको मैं अगर इक्वेट करूं तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, ये वाला हिस्सा ये देखिए, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे भी ये देखिए, ठीक। सो अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लें रेशियो लेकर के और चेक कर लें कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी। सो काई m पी नॉट m डिवाइडेड बाई काई n पी नॉट m, ठीक। ये अभी हम इक्वल रखने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी और किसकी वैल्यू छोटी। यहाँ पर देखा जाए सो YMPT और ये रहेगा YNPT, तो PT से PT कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक बच्चों। और जब इनकी वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड कर रखी हैं, ठीक है, क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज दोनों की प्रोवाइड कर रखी हैं, तो काई m बाय काई n, ये है आपका m की वैल्यू है आपकी 450 और इसकी वैल्यू है 700, और ये है आपका यहाँ पे रहेगा ym और ये है yn, देखिए ये वाला फैक्टर। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल, ठीक, कि ये वाली जो रेशियो है वो 450 डिवाइड बाय 700, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट टाइम्स है इसकी। और अगर मैं इसका उल्टा लिख के दिखा दूँ आपको तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सी रेशियो बड़ी होगी और कौन सी रेशियो छोटी होगी, है ना। तो ये वाला केस आपका कुछ ऐसा रहेगा, ym बाय yn। अब देख सकते हैं ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो यूनिट है वो बड़ी है इस वाली यूनिट से। तो इस तरीके से आप अपना आंसर चूज कर लीजिएगा और ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चंस जो सीखे हैं, होप कि आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरीके से PY की सीरीज़ में और भी आगे हम क्वेश्चंस के टॉपिक 3 लेके आएंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिए 90+ के साथ।